नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज एक दीर्घ अंतराल के उपरांत शारीरिक रूप से मुख से मुख के संवाद के रूप में आज काफी समय के उपरांत मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके संदर्भ में कुछ ऐसे विचार मैं आपके समक्ष रखूंगा जिससे आपकी जो ये अध्ययन में एक प्रकार का अंतराल एवं बाधा उत्पन्न हुई है उसमें कुछ चेतना एवं ऊर्जा का संचार आप अनुभूत करेंगे। साथियों, अभी चुनावी प्रक्रियाधीन है और चुनावी शंखनाद पूरे राजस्थान एवं भारतवर्ष के अनेक राज्यों में अभी संचालित है। और इस स्थिति के भीतर जो विज्ञप्तियों को लेकर किसी भी प्रकार की जो सुगबुगाहट रहती है समाचार पत्रों के माध्यम से, वो भी हमें इस समय प्राप्त नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक अभ्यर्थी के भीतर मन स्थिति में कहीं ना कहीं एक नकारात्मक विचार, निश्चित रूप से उन विचारों का आगमन हो जाता है और अभ्यर्थी एक चिंता की स्थिति से अभी गुजर रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो वर्तमान में अभ्यर्थियों की क्या स्थिति है वो तो सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि अभ्यर्थियों के जो अध्ययन हैं, जो मुझसे जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, मेरे मिलने वाले विद्यार्थी हैं, अनेक विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अध्ययन को संपूर्ण रूप से अभी त्याग ही कर दिया है। पूर्ण रूपेण वो पुस्तकों से दूर जा चुके हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अध्ययन तो कर रहे हैं किंतु जिस जिस ऊर्जा का उपयोग उनको करना चाहिए उस प्रकार का ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जिस पाठ्यक्रम को एक दिवस में निवृत्त करना चाहिए वो पाठ्यक्रम 10-10, 15-15 दिन तक वो रेंगते हुए गति है वो विद्यमान है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा ये जो समय है ये समय है निकल जाएगा। और एक विज्ञप्ति है, उस एक विज्ञप्ति में 3 से 4 उसके आने से पूर्व की प्रक्रिया और नियुक्ति की प्रक्रिया और फिर नई जो विज्ञप्ति है उसके प्रकाशित होने तक का जो अगर समय अवधि का अवलोकन करें तो पिछले कुछ वर्षों में जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो प्रक्रिया का निर्वहन हो रहा है उसमें 3 से 4 वर्ष लगते हैं। यानी एक विज्ञप्ति अगर सही से आपने उपयोग में नहीं लिया और अगर आपका चयन नहीं हो पाया तो आप 4 वर्ष पीछे हो जाएंगे। इसीलिए साथियों, 4 वर्ष की इस प्रक्रिया से पुनः फिर आपको जूझना पड़ेगा और उस स्थिति में आपका जो लक्ष्य है वो अत्यंत दूरगामी हो जाएगा। अतएव आप वर्तमान समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने की अपने कृतबद्धता को अपने हृदय में पूर्ण रूपेण दृढ़ करने का यत्न करें। अब ये प्रक्रियाएं क्या हो सकती है इसके लिए आप समझे कि मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। साथियों, जब राजकीय सेवा में शिक्षा इस पद से पूर्व में मैं शिक्षा विभाग विद्यालय शिक्षा में मैं कार्यरत रहा हूँ। वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रथम श्रेणी के जब पदों पर चयन होने के उपरांत मैं राजकीय सेवा से जुड़ा रहा तो जो सहायक आचार्य की जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें इसी प्रकार का कभी विलंब हो चल रहा है, कभी परीक्षा तिथियां वो निर्धारित हो रही है, उसके पश्चात परीक्षा तिथियों में घोषित होने के उपरांत सुनिश्चित तिथियों के फिर परिवर्तन हो गया। ऐसे करके ऊहापोह की स्थिति विद्यमान रही थी। किंतु उस समय मैंने जितना हो सके उतना प्रयास किया कि अपना जो वर्तमान समय है उसका श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपयोग करें, क्योंकि मुझे ज्ञात था कि विद्यालय जीवन से हम जुड़े हुए हैं। बाद में हम एक मुफ्त जो अधिक से अधिक समय की इच्छा रखेंगे तो वो समय हमें उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब रिक्त स्थान था उस समय श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अध्ययन करने का मेरा प्रयास रहेगा और उसका परिणाम मुझे सकारात्मक रूप से मिला। तो आप अभ्यर्थी अभी जो शून्य काल चल रहा है, अंधकार काल चल रहा है, उस स्थिति में अपने समय को श्रेष्ठ रूप से आत्मसात करने का यत्न करें, एक समय सारणी बनाएं और जीवन का आनंद लेते हुए भी आप 4 से 5 घंटे कम से कम आप अध्ययन करें। और मैं तो अभ्यर्थी से कहना चाहूंगा जब तक विज्ञप्ति आ जाती है उससे पूर्व में अभ्यर्थी को एक तो नोट्स बनाने का काम पूर्व में संपन्न कर लेना चाहिए। और अगर आपके जहन में किसी प्रकार के कोचिंग संस्थान से आपको अगर सेवा प्राप्त करनी है तो उससे एक कोचिंग संस्थान से आप कोचिंग भी कर लीजिए। तो कोचिंग करना और नोट्स बनाना ये कार्य 100% रूप से परीक्षा की जो विज्ञप्ति निकलती है
वरिष्ठ अध्यापक की और प्रथम श्रेणी की जो विज्ञप्ति निकलती उससे पूर्व ये दो कृत्य आप संपन्न करें। एक तो नोट्स बनाना और दूसरा विद्यार्थियों कोचिंग करना। और कोचिंग भी कोई अनिवार्यता नहीं है, पर वो एक नियमितता के दृष्टिकोण से आप अभ्यर्थी निर्णय ले सकते हैं। अब है विद्यार्थियों सबसे अच्छा है कि ये ऐसा समय है और इस स्थिति में आप प्रत्येक जो विषय वस्तु है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र है, उनको आप आराम से धीर गंभीरता से आत्मिक जो स्वांत सुखाई के रूप में आत्मिक आनंद लेते हो आप पुस्तकों का अध्ययन करें। प्रत्येक जो विषय वस्तु है उसको भली भांति समझे। जैसे काव्य लक्षण आप पढ़ रहे हैं तो काव्य लक्षण है क्या, काव्य लक्षण में कौन कौन से विद्वान हैं, कौन कौन से विद्वान किस प्रकार का विचार रखते हैं, इस प्रकार का आप दृष्टिकोण को अपने भीतर जन्म दे सकते हैं। आदिकाल क्या है, आदिकाल में कौन कौन से भाग होते हैं, रासो काव्य क्या है, जैन काव्य क्या है और चंपू काव्य क्या है, इस प्रकार के जो विचार है वो विषय वस्तु को आप पढ़े, एक जगह से पढ़े, फिर दूसरी विषय वस्तु को पढ़े, तीसरी जगह से पढ़े और उनको एकत्र करके एक जो अपूर्व जो नोट्स निर्माण है उस संकलन का कार्य आप करें। और मैं तो आपको कह रहा हूँ जब तक विज्ञप्ति निकले तब तक आप हिंदी साहित्य को या किसी भी विषय का जो विद्यार्थी है उस विषय वस्तु को समझने का प्रयास करो। आपकी समझने की प्रक्रिया जितनी दृढ़ होगी उतने ही स्मरण उस जो विषय वस्तु उसको स्मरण करने की प्रक्रिया उतनी ही द्रुत हो जाएगी। पहले समझो और फिर स्मरण करो। किसी भी पाठ को पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ो, एक जगह से पढ़ लिया, दूसरी जगह से पढ़ लिया, तीसरी जगह से पढ़ लिया और उसको फिर एकत्र करने का अभ्यास करें। यदि आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के नोट्स आपको समझ में आ गए तो उसको लिखो या लिख लिए हैं उसके उपरांत यदि पीडीएफ रूप में है तो उस पीडीएफ को आप प्रिंट निकाल के उसको रखो और तत्पश्चात जो मूल पुस्तकें हैं उनको पढ़ के और मूल पुस्तकों से आप एक अच्छे नोट्स बनाने का प्रयास करो। जो अभ्यर्थी वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रथम श्रेणी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए योग्यताओं का निर्धारण असमंजस की स्थिति में अभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी और वरिष्ठ अध्यापक दोनों ही भर्तियों का जो पाठ्यक्रम अपने समक्ष रख के उनको समेकित करके फिर आप दोहरे अभ्यास को एकल अभ्यास के रूप में प्रयास करें, परिश्रम करने का यत्न करें। इस प्रकार की चीजें आप दोहराएं। साथ ही नेट जो परीक्षा आयोजित की जाती है उस नेट की परीक्षा से आप जुड़े रहें। अपने साथी है जो अध्ययन के जो ममर्षी है उन विद्यार्थियों से आप जुड़े। एक समूह बन के आप परिचर्चा समूह बना के एक परिचर्चा करके भी आप अध्ययन को आप द्रुत बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई अच्छी टेस्ट सीरीज है उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने सहायक आचार्य के लिए आवेदन किया है और सहायक आचार्य के लिए वो योग्य हैं और कहीं ना कहीं वो तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनको भी मेरा एक प्रकार से निर्देश ही मानिए कि आप उसकी भी तैयारी करें। उसको छोड़कर अगर आप प्रथम श्रेणी के लिए प्रयास कर रहे हो और आपका जो मनोरम है, आपका जो मनोबल है, आप तैयारी की जो जिजीविषा और जिज्ञासाएं कम है, तो उस स्थिति में आप सहायक आचार्य पर ध्यान केंद्रित करें। साथियों, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, सब कुछ प्राप्त ही करेंगे। आपकी विषय तैयार हो जाएगा, आपका बहुत अच्छे से जो आपका जो मस्तिष्क है वो आपका ऊर्जस्वी रहेगा, तैयार रहेगा, मानसिक रूप से मजबूत रहेगा। तो ये प्रक्रिया आप दोहरा सकते हैं। साथ ही साथ कोई जो विद्यार्थी भी तैयारी कर रहे हैं किसी विषय को लेकर, कोई अच्छे गुरु आपके संपर्क में हैं या कोचिंग संस्थान अगर संपर्क में है, कोई शिक्षक संपर्क में है या आपके मित्र अच्छे संपर्क में हैं, तो उनके माध्यम से आप टेस्ट सीरीज की प्रक्रिया कर सकते हैं। 7 दिन का एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य को 7 दिन का बना के फिर आप उस विषय वस्तु को अध्ययन करने में लग जाए और 7 दिन के पाठ्यक्रम को फिर एक एक दिन में निर्धारित करें। तो 7 दिन का लक्ष्य, 1 दिन का लक्ष्य, 1 महीने का लक्ष्य, ऐसे करके 3 से 4 महीने। साथियों, मैं कह रहा हूँ ये समय इतना उपयोगी समय है। जो विद्यार्थी इस समय का श्रेष्ठ उपयोग कर रहे हैं वो प्रत्येक प्रकार से लाभ के हकदार रहेंगे। उनका चयन अच्छी रंग से होगा और अच्छे रैंक, अच्छे क्रमांक से चयन होने के उपरांत उनको जो नियुक्ति है वो भी एक अच्छे स्थान पर प्राप्त होगी, निकटवर्ती स्थान पर। तो आप पारिवारिक उत्तरदायित्व भी भविष्य में निभाने के लिए सज्ज रहेंगे। अन्यथा अगर दूरगामी अगर पदस्थापन हुआ तो आप फिर वही प्रक्रियाएं कि स्थानांतरण जल्दी हो जाए, स्थानांतरण कब होगा, इस प्रकार की जो व्यर्थ की प्रक्रियाएं हैं जिनसे आप नहीं जुड़ना चाहते, उसके उपरांत भी आपको जुड़ना पड़ेगा। अतएव अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, आज के समय का श्रेष्ठ उपयोग करें। साथियों, 10 दिन का लक्ष्य बनाए, 7 दिन का लक्ष्य बनाए, महीने का लक्ष्य बना के उस पर अनवरत रूप से सज्ज रहे और अध्ययन करते रहे। तो कुछ एक ऐसे विचार थे जो अभ्यर्थियों के इस निराशा की अवस्था में जो कारगर हो सकते हैं, उन विचारों को मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है।
आप सभी को मैं शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। नमस्कार।